हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 चैलेंजेस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अब आप बोलोगे कि चैलेंजेस तो पढ़ लिए ना पिछली वाली वीडियो में। हाँ, चैलेंजेस वो पढ़े हैं, लेकिन वो जो चैलेंजेस है जो बॉक्स में दिए हुए हैं वो चैलेंजेस बेसिकली इस चैप्टर में जो चैलेंजेस हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ब्रॉडली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट इंडिया ने कितने प्रकार के अलग अलग चैलेंजेस को फेस किया है। ठीक है, तो ऑफकोर्स सबसे पहला चैलेंज तो वही है जो इस चैप्टर में हम डील करेंगे, जो कि है यूनाइटेड इंडिया को कैसे बनाना था, है ना, कैसे भारत का एक तरीके से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करना था, उसके रिगार्डिंग जो चैलेंजेस फेस किए, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन करना हो, ये सारे चैलेंजेस तो थे। तो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज। लेकिन केवल यही चैलेंज नहीं था, इसके अलावा भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना भी एक चैलेंज था। ठीक है, साथ ही साथ में जो थर्ड इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया में डेवलपमेंट भी तो करना था। आज़ादी के बाद इतनी ज़्यादा गरीबी थी, है ना, एजुकेशन नहीं था, हेल्थ नहीं था, तो सारी चीज़ें बनानी थी। अंग्रेज़ क्या छोड़ के गए थे हमारे लिए? कुछ भी नहीं छोड़ के गए थे। एक ऐसा भारत छोड़ करके गए थे जो बैकवर्ड स्टेट में था, है ना। सारी हमारी इकोनॉमी जो थी, एक तरीके से इकोनॉमी को तो डिस्ट्रक्ट कर दिया और सारी वेल्थ को एक तरीके से लूट कर लेकर चले गए। तो पूरे भारत को नया बनाना, एक नया भारत बनाना और इकोनॉमी को बिल्ड करना, सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंज। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये क्यों दिए हुए हैं? ये बेसिकली बताया गया है कि ब्रॉडली भारत के सामने मोटे मोटे चैलेंजेस क्या थे। ओके, और जो सेकेंड चैप्टर है आपका, थर्ड चैप्टर है, उसमें आप डिटेल्स में ये जो दो चैलेंजेस है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना हो या फिर डेवलपमेंट करना हो, तो ये सारे चैलेंजेस जो नेक्स्ट टू चैप्टर्स है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेसिकली इस छोटे से टॉपिक में एक ओवरव्यू ही दिया हुआ है कि आखिरकार हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। सो द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन आर सोसाइटी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? एक नेशन को बनाना जो क्या था? यूनाइटेड था। ठीक है, एक ऐसा भारत बनाना जो यूनाइटेड भारत है, यानी कि एक तरीके से एकता भारत में लेकर के आनी थी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? येट अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन आर सोसाइटी। यूनिटी भी लेकर के चलनी है, साथ में यूनिटी को भी साथ में लेकर के चलना है। प्लस हमें तो पता है कि भारत जैसी डाइवर्स कंट्री तो कोई और है ही नहीं दुनिया में, तो डाइवर्सिटी को भी साथ में मेंटेन करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि यूनिटी के नाम पर हम क्या करेंगे, यूनिटी के नाम पर हम डाइवर्सिटी को दबा देंगे। हम ऐसा भी नहीं कर सकते थे। तो ये एक चैलेंज था, और इस चैलेंज में हमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स को समझना है कि इस चैलेंज में आखिरकार क्या था, इसके क्या क्या मल्टीपल एस्पेक्ट्स थे इस चैलेंज के, उसको हम समझेंगे। तो हमें पता है कि इंडिया जो एक कंट्री है उसमें क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा लैंड की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लैंड की वजह से काफ़ी एक बड़ा साइज़ है इंडिया का, तो डाइवर्सिटी भी साथ में ज़्यादा है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग और साथ ही साथ डिफरेंट कल्चर्स के लोग, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भारत में एक साथ रहते हैं, है ना। तो जनरली क्या सोचा जा रहा था? ये सोचा जा रहा था कि एक ऐसा देश जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पर, हर जगह पर, कल्चर में देख लो, रिलीजन में देख लो, है ना, इवन फूड हैबिट्स में भी देख लो, कपड़ों में देख लो, किसी भी चीज़ में देख लो, डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी वाली कंट्री के लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं लंबे टाइम तक? ऐसा लोग सोच रहे थे। मतलब इसको ऐसे सोच रहे थे कि भारत में इतने सारे कल्चर्स के लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे आज़ादी के बाद, ऐसा सोचा जा रहा था। ठीक है, तो दिस वॉज, ये एक तरीके से क्या था, ये एक तरीके से अजम्पशन था। ओके, तो ये अजम्पशन के साथ साथ में क्या हुआ, जब भारत का पार्टीशन हुआ ना, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरी वंस वर्स्ट फियर। तो जब धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर क्या हो गया, जब रिलीजन के आधार पर एक दूसरा कंट्री बन गया, पाकिस्तान बन गया, तो इसकी वजह से जो हमारे फियर थे, एक डर था कि क्या हम अपनी डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चल सकते हैं क्या? क्योंकि रिलीजन के बेसिस पर तो क्या हो गया, रिलीजन के बेसिस पर तो डिवीजन हो गया, है ना। तो एक कम्युनिटी अलग हो गई पूरे भारत से। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो और ज़्यादा फिर फियर आने लगा कि क्या हम अपने जो अब बाकी जो डाइवर्सिटी बची हुई है, क्या सभी के सभी एक तरीके से लोगों को, हम डाइवर्स ग्रुप्स को एक साथ लेकर चल पाएंगे? तो देर वॉज अ सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसीलिए क्वेश्चन आया, क्योंकि पहला तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही था, अजम्पशन की जा रही थी कि भाई डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, कैसे इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर चलोगे? तो ये तो क्वेश्चन था। और जब पार्टीशन हुआ तो और ज़्यादा फिर डाउट होने लगा, और ज़्यादा फियर होने लगा कि अब तो रिलीजन के बेसिस पर डिवीजन हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर किसी और चीज़ की वजह से डिमांड उठने लगे, सेपरेशन ऑफ इंडिया, मतलब एक तरीके से इंडिया से सेपरेशन होने के लिए क्या कल्चर बेस बनाया जाएगा, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर हो सकता है डिमांड उठने लगे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। तो दिस वॉज द काइंड ऑफ फियर।
ओके, तो ये एक तरीके से फ्यूचर ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग क्या था, बहुत ज़्यादा एक सीरियस क्वेश्चन था। सो वुड इंडिया सर्वाइव एज अ यूनिफाइड कंट्री, क्या भारत एक यूनिफाइड कंट्री, एक एकजुट देश के तौर पर रह पाएगा? वुड इट डू सो बाय एम्फोसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव? क्या अगर भारत को, हमें पता है कि भारत की यूनिटी के सामने एक चैलेंज है कि भारत कैसे अपने आप को यूनाइटेड रख पाएगा, तो क्या यूनिटी के नाम पर क्या हम अपने बाकी जो अदर ऑब्जेक्टिव्स है, डेवलपमेंट करना है, पॉवर्टी को दूर करना है, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है, क्या हम इसको इग्नोर कर दें? क्या केवल यूनिटी पर ही फोकस करके रखें? अगर केवल यूनिटी पर फोकस करके रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें पीछे हो जाएगी, है ना? डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, फिर केवल यूनिटी पर फोकस करके रखेंगे कि हाँ अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करो, जो पुलिस फोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखो, और अगर कोई एक्स्ट्रा आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने की कोशिश करी जाए। क्या ऐसा करना ठीक था? है ना? तो ये सारे क्वेश्चन थे। सो वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल द रीजनल एंड द सब नेशनल आइडेंटिटीज? एंड देर वॉज एन अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड? तो क्या भारत अगर यूनाइटेड रहना चाहता है तो क्या इसकी वजह से जो हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज़ है, सब नेशनल लेवल पर जो आइडेंटिटी है, एथनिसिटी के बेसिस पर जो हमारी आइडेंटिटी है, लैंग्वेज के बेसिस पर जो आइडेंटिटी है, दीज आर कॉल्ड एज सब नेशनल आइडेंटिटीज़। क्या जो हमारी अलग अलग रीजनल और ये जो सब नेशनल आइडेंटिटीज़ है, क्या हम उनको दबा देंगे? क्या हम बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कल्चर डिफरेंसेस को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और कोई आवाज़ उठाएगा, किसी एक कल्चर के व्यक्ति अगर आवाज़ उठा रहे होंगे कि हमें हमारे कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल राइट्स दे दो, तो क्या इंडिया एज अ कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, इस चीज़ को दबा देगी? है ना? क्योंकि हमें तो यूनिटी और इंटीग्रिटी चाहिए। तो ये सारे हमारे सामने क्या थे, क्वेश्चन थे। और सबसे ज़्यादा बड़ा जो मेजर क्वेश्चन था इसी से जुड़ा हुआ, वो ये था कि भारत में जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है, कैसे भारत की टेरिटरी का इंटीग्रेशन हो सकेगा, यानी कि जो भारत के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको कैसे मिलाया जाए। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडिया के सामने था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन समराइज़ करें ना, अगर इन सब चीज़ों को समराइज़ करें तो समझ में क्या आ रहा है? समराइज़ अगर हम करें तो ओवरऑल आइडिया ये है कि यूनिटी को भी साथ में लेकर चलना है, लेकिन हम अपनी डाइवर्सिटी को भी हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भारत यूनिटी के नाम पर डाइवर्सिटी को दबाने लगे। तो हमें इस तरीके से चीज़ों को मेंटेन करना था कि यूनिटी भी रहेगी, डाइवर्सिटी भी रहेगी, प्रिंसली स्टेट्स का भी हमें इंटीग्रेशन करना है, एंड ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल भारत को एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड कंट्री बना करके कैसे रखा जाएगा, कैसे जब डाइवर्सिटी की आवाज़ उठेगी कैसे उस डाइवर्सिटी को हम अकोमोडेट करेंगे, है ना? तो ये एक चैलेंज था भारत के सामने। ठीक है, ये जब आप रीजनल एस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है ना उसको कवर करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे अलग अलग रीजन में लैंग्वेज के बेसिस पर, एक तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को, जो लैंग्वेज के बेसिस पर जो आवाज़ उठ रही थी, कैसे हमने उसको एड्रेस करा, राइट। और साथ ही साथ में जो अलग अलग रीजनल एस्पिरेशंस थी हमारी, नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग एस्पिरेशंस उठ रही थी, अलग राज्य बनाने की और एक तरीके से ऑटोनॉमी डिमांड करने की, तो उसको हमने कैसे डील किया है। ठीक है, तो ये हम लोग, ये हमारे सामने क्या था, ये हमारा सबसे पहला चैलेंज था। और आज भी ये चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी यूनिटी और डाइवर्सिटी को आज बहुत स्मूथ तरीके से एक साथ लेकर चल रहे हैं, नहीं। आज भी यूनिटी के साथ साथ में डाइवर्सिटी को लेकर के चलना, दोनों को बैलेंस करके चलना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे ना तो लद्दाख के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि वो लोग, उनका कल्चर अलग है, उनका कल्चर अगर अलग है तो वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी कुछ स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, ताकि वो अपने कल्चर को, अपने वहाँ के जो हेरिटेज है और जो भी वहाँ के जो एक तरीके से उनके कस्टम्स है, प्रैक्टिसेस है, उनको प्रोटेक्ट कर सके। समझ पा रहे हो? तो ये जो चीज़ है ना, ये आज़ादी के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पर तो सारी चीज़ें चल रही थी भारत में, है ना? सब कुछ इंटीग्रेशन वगैरह भी करना था, तो आज़ादी के टाइम पर तो थी। लेकिन आज़ादी से लेकर के ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में चैलेंज नहीं है। ओके, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं जो चैलेंज आज़ादी के टाइम पीरियड में थे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का, वो आज भी कुछ कुछ मामलों में आप देखोगे चैलेंज चल रहा है। समझ में आ गया? पहली चीज़ें क्लियर होगी। अच्छा भाई, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? द सेकेंड चैलेंज वॉज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब आप बोलोगे, क्वेश्चन उठाओगे कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना कैसे चैलेंज हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन तो ले लिया ना हम लोगों ने, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया दैट इंडिया इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जब डेमोक्रेसी आ चुकी है ऑलरेडी, इंडिया में तो इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना? आज़ादी के बाद में भी एक तरीके से इलेक्शंस हमने करवाने चालू कर दिए थे, तो कैसे फिर ये एक चैलेंज हो सकता है, राइट? उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का क्या मतलब होता है, पहले वो समझेंगे, एंड हाउ वॉज इट अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया।
सबसे पहली चीज़ हमें समझना होगा कि हमारे यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स दे रहा है ना। राइट टू वोट हम लोगों को मिल रहा है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी की सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि लोगों के पास क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, है ना। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया, फंडामेंटल राइट्स दिए। दूसरी डेमोक्रेसी का फीचर क्या होता है कि वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर इलेक्शंस भी होते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी क्या है, हमारे यहाँ पर भी आज़ादी के बाद 1950-51 ऑनवर्ड्स हमारे इलेक्शन होने चालू हो गए थे, ठीक है। तो वो चीज़ आज भी कंटिन्यू है। और हमें बताया दैट इंडिया हैव अडॉप्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। तो ये चीज़ भी है। बट क्या ये सारी चीज़ें होना ही सफिशिएंट है? तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू स्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है हमारा मेन चैलेंज। केवल एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना देना, केवल क्या ये सफिशिएंट है? खुद सोचो, खुद इमेजिन करो, उसको ऐसे समझो। हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, नेपाल की बात करें या किसी और दूसरी कंट्रीज़ की भी बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, फिर जो जो लीडर्स वहाँ पर आते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में कह देते हैं कि द लीडर्स आर सुप्रीम। लोग सुप्रीम नहीं है, लीडर सुप्रीम है, सारी पावर खुद ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देते हैं पूरा, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज भारत के सामने भी यही था कि चलो ठीक है, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बट क्या ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो पाएगा? क्या डेमोक्रेसी भारत में बरकरार रहेगी? या फिर भारत में भी तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देगा लीडर आके? पहला इंपॉर्टेंट एक तरीके से चैलेंज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को डेवलप करना। अभी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस क्या होती है, थोड़ा सा समझो। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस का मतलब केवल ये नहीं है इलेक्शन रेगुलर बेसिस पर हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी है, नहीं। डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, डेमोक्रेसी का आइडिया क्या है, डेमोक्रेसी का आइडिया ये है कि लोगों के हाथ में पावर है, लोगों का वेलफेयर हो रहा है ना। लोगों का क्या हो रहा है, लोगों का वेलफेयर हो रहा है। तो अगर डेमोक्रेसी में भी रूलर आएंगे, यानी कि एक तरीके से लीडर्स आएंगे और वो अपने आप को एज अ राजा समझेंगे और लोगों को एक तरीके से क्या समझेंगे, लोगों को एक तरीके से अपना गुलाम समझ लेंगे फिर से और बोलेंगे कि सारी पावर हमारे हाथ में है और अपनी पावर को मिसयूज़ करने लगेंगे, करप्शन करने लगेंगे, तो क्या डेमोक्रेसी है एक्चुअली में? क्या डेमोक्रेसी है एक्चुअली में? नहीं। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बस, है ना। लिखने से क्या हो जाता है, प्रैक्टिस में भी तो होनी चाहिए ना चीज़ें। समझ रहे हो? सो दिस इज़ द बेसिक एसेंस जो हमें यहाँ पर समझना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो चैलेंज था वो ये था। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सक्सेसफुली रन कर पाएंगे क्या, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे लीडर्स क्या, ऐसा तो नहीं होगा कि वो रूलर्स बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे और एक तरीके से लोगों के ऊपर अपने टर्म्स को डिक्टेट करने लगेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या रियलिटी में डेमोक्रेसी रहेगी, क्या क्या लोगों के लिए वाकई में लोग काम करेंगे, लीडर्स काम करेंगे, सर्विस देंगे उनको, है ना, सेवा करेंगे एक तरीके से हर व्यक्ति की, क्या वो हो पाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी पावर्स को मिसयूज़ तो नहीं करने लगेंगे। और इंडिया में क्या है, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ है। कहीं ऐसा लीडर ये तो नहीं करने लगेंगे कि जस्ट बिकॉज वी आर प्राइम मिनिस्टर या जस्ट बिकॉज वी आर चीफ मिनिस्टर या जस्ट बिकॉज हम किसी पावर में हैं तो हमारे लिए कानून अलग है और जनता के लिए ही कानून है, हमारे लिए कानून नहीं है, हम कानून को तोड़ सकते हैं। तो ये होता है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों के तीनों ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अपनी अपनी पावर्स को समझ भी रहे हैं और अपनी अपनी पावर्स की लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली ही काम कर रहे हैं। जो पावर है कि हाँ मेरा ये दायरा ये है, इसी के अकॉर्डिंगली जब वो काम करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, दैट इज़ वॉट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको अगर मैं समराइज करूँ तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो था डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को इंडिया में बनाए रखना। क्योंकि नो डाउट इलेक्शंस तो हर कोई करवा रहा है, भारत भी इलेक्शन अच्छे तरीके से करवा रहा है ना। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को बनाए रखना हमेशा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसका एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताती हूँ। तो इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना चैलेंज क्यों था? क्योंकि हमने देखा है एमरजेंसी का जो फेज़ है, एमरजेंसी का फेज़ क्या है, इट इज़ अ चैलेंज कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को क्या किया जाता है, बदल दिया जा सकता है, कैसे डेमोक्रेसी को चैलेंज किया जा सकता है, ये हम इमरजेंसी में देखेंगे। समझ रहे हो? कैसे पावर को मिसयूज़ किया जाता है वो हम इमरजेंसी वाले टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी बुक में कवर किया हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, दिखाता है ये चीज़ कि कैसे डेमोक्रेसी में भी क्या हो सकते हैं, डेमोक्रेसी पर भी खतरा हो सकता है डिस्पाइट द फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है। लेकिन वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से प्रैक्टिस किया जाएगा कि नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन को ही एक तरीके से मॉडिफिकेशन करते हुए या कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स जो दी गई है उसको मिसयूज़ कर दिया जाएगा। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंज। तीसरी बड़ी चीज़ क्या थी या तीसरा बड़ा चैलेंज क्या था? इट वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड द वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी कि अगर आज़ादी से पहले गरीब लोगों का या कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और आज़ादी के बाद भी सेम टू सेम चीज़ हो रही है। क्या हुआ? केवल
केवल चेंज हुआ कि पहले ब्रिटिशर्स थे, अब कुछ इंडियंस है जो डोमिनेंट है, और वो इंडियंस बाकी इंडियंस के ऊपर क्या कर रहे हैं, फिर से रूल कर रहे हैं। तो क्या डेमोक्रेसी के कोई मायने होंगे फिर? क्या ऐसे लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं या फिर जो वंचित लोग हैं, क्या उनके लिए कोई फ्रीडम का मायना होगा? क्या उनके लिए फ्रीडम होगा कुछ? नहीं, उनके लिए तो कोई फ्रीडम नहीं है। एक्सप्लॉइटेशन पहले भी हो रहा था आज़ादी के बाद भी हो रहा है। हाँ, बस लोग चेंज हो गए, पहले दूसरे लोग कर रहे थे, अब फिर भारत के कोई और लोग कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है, भगत सिंह ने भी क्या बोला था? भगत सिंह ने ये बोला था कि अगर हम आज़ादी लेना चाहते हैं तो आज़ादी का मतलब क्या है कि जो एक्सप्लॉइटेशन है ना, भारत में, आज़ाद भारत में किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। केवल चेंज ऑफ रूलर्स, ये इंडिया का पर्पज़ नहीं था फ्रीडम का, कि भारत के लोग भारत में एक तरीके से पावर में आ जाए। नहीं, भारत का जो फ्रीडम का मतलब है वो ये है कि हमारे यहाँ पर कोई भी सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एग्जिस्ट ना करे, किसी भी गरीब का शोषण नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी क्या था? इसके लिए ज़रूरी था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हर किसी का विकास। ओके, एंटायर सोसाइटी का डेवलपमेंट, ना कि केवल कुछ सेक्शंस का डेवलपमेंट। क्योंकि अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं और डेवलपमेंट का बेनिफिट्स केवल कुछ सेक्शंस तक ही है, तो फ्रीडम के क्या मतलब हुआ फिर? अगर जो डेवलपमेंट है वो केवल और केवल कुछ सेक्शंस तक सीमित है, गरीब लोगों तक नहीं है, विमेंस तक नहीं पहुंच रहा है, हर कास्ट के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, और हर किसी का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। Right. So the real challenge was now to evolve the effective policies for economic development and eradication of poverty. तो एक तरीके से क्या है यहाँ पर मेजर जो चैलेंज था वो ये था कि कैसे हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए हम कौन सी पॉलिसीज़ बनाएं, और किस तरीके से हमारी जो पॉवर्टी है उसको हम क्या करें, जो गरीबी है उसको हटाएं, हर किसी को एजुकेशन दे, हर किसी के लिए हेल्थ का एक तरीके से जो फैसिलिटीज़ है वो डेवलप करें। राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास तौर पर जो हमारे सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हो गया, कास्ट के बेसिस पर हो गया, है ना, इकोनॉमिक क्राइटेरियाज पर हो गया, और साथ ही साथ रिलीजियस और जो कल्चरल कम्युनिटीज़ है उनको कैसे हम स्पेशली प्रोटेक्ट करें, उनका भी डेवलपमेंट हो और वो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन सके। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल आइडियाज़ को समराइज करो एक शब्दों में ना, तो वो क्या है, भारत का इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? इंक्लूसिव का मतलब भारत के हर सेक्शन का डेवलपमेंट करना। राइट। समझ में आ गई बात? तो ये हम लोगों के सामने क्या था, ये हम लोगों के सामने दैट वाज अ थर्ड चैलेंज। ओके, सो ये सब चैलेंजेस हम लोग अलग अलग चैप्टर में भी डील किए हुए हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी का चैलेंज हो गया, डेवलपमेंट का चैलेंज हो गया, इस पर स्पेसिफिकली चैप्टर है, तब और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल एक आइडिया लेना है। सो हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस? टू वॉट एक्सटेंट डिड इंडिया सक्सीड इन अचीविंग द वेरियस ऑब्जेक्टिव सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? मान लिया, चलो ठीक है भाई, चैलेंजेस तो है ना, चैलेंजेस तो है, लेकिन कितने एक्सटेंट तक भारत सक्सेसफुल हो पाया है इन सभी चैलेंजेस को डील करने में, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई है उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने में। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे हम अपने सही तरीके से यूज़ कर पाए ताकि हम ये सारे चैलेंजेस को डील कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? जस्टिस लिखा हुआ है, लिबर्टी लिखा हुआ है, इक्वालिटी की बात करी हुई है, फ्रेटर्निटी की बात करी हुई है। राइट। तो क्या हम इन सभी को इंडिया की सोसाइटी में लेकर के आ पाए? तो ये जो पूरी बुक है ना आपकी, ये जो एंटायर बुक है, ये इन्हीं सारे क्वेश्चंस को बताती है। जो पॉलिटिक्स इन इंडिया है ना, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये जो आपकी बुक है ये क्या बता रही है? ये यही सारे चैलेंजेस बता रही है कि भारत की यूनिटी के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, भारत ने कैसे डील करा, फिर भारत की डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, भारत ने कैसे डील करा, और साथ ही साथ में डेवलपमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, भारत ने कौन सा तरीका अपनाया। ये सारी चीज़ें ही इस बुक में हम कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया था, जो फर्स्ट चैलेंज है ना नेशन बिल्डिंग का, जो हमारे यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का चैलेंज है, वो सेंटर स्टेज में है, यानी कि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो हमारी आज़ादी के तुरंत बाद हमने फेस किया है। इसलिए इस चैप्टर में उसी को हम डिटेल में समझेंगे। ओके, सो वाई द इशू ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी बिकेम अ प्राइमरी चैलेंज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इसी को हमें समझना है कि क्यों आखिरकार आज़ादी के बाद यूनिटी लेकर के आना, सिक्योरिटी लेकर के आना एक भारत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। तो पार्टीशन का जो कॉन्टेक्स्ट था और बाकी सारी जो चीज़ें हुई, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वगैरह हुआ, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात करी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स किया, यही सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। थ्री चैलेंजेस के बारे में हमने अंडरस्टैंड करा कि ब्रॉड लेवल पर हमारे यहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या थी। ठीक है, एक और चैलेंज था। ठीक है, एक और चैलेंज क्या था कि देखो, हमें पता है कि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग 1946 ऑनवर्ड्स शुरू कर दिया था। राइट। तो 1947 में आज़ादी मिली और लगभग हमें कितने साल लग गए? 3 साल लग गए, है ना, लगभग अराउंड 3 ईयर्स लग गए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। तो एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ पार्टीशन हो रहा है इंडिया का, एक तरफ क्या हो रहा है, दंगे हो रहे हैं इंडिया में। राइट, कम्युनिटीज़ के बीच में वायलेंस हो रहा है,
पार्टीशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिहैबिलिटेशन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिसाइड कर रहे हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या फंडामेंटल राइट्स देंगे लोगों को। तो इमेजिन करो, एक तरफ दिल्ली में बैठी हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, वो डिस्कस कर रही है कि फंडामेंटल राइट्स में हमें लोगों को कौन कौन से अधिकार देने हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में क्या हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, कॉम्युनल राइट्स हो रहे हैं, और वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है पुलिस का। ठीक है, तो ये सिचुएशन रही है। इस सिचुएशन में उस मेंटल कॉन्टेक्स्ट में खुद इमेजिन करो कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोग जाते होंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स जाते होंगे, वो वायलेंस देखते होंगे, तो क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ता होगा उनके दिमाग पर? बिल्कुल पड़ता था। ठीक है, लेकिन डिस्पाइट दैट फैक्ट इतनी सारी चीज़ें उस समय में, इतने सारे वायलेंस, इतना सारा डेवलपमेंट्स हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में एक तरीके से क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, बहुत कमिटेड तरीके से बना रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बनाना है, एक ऐसा बनाना है जो भारत की उस समय की चैलेंजेस को भी डील करे, यूनिटी इंटीग्रिटी को भी बनाए रखे, साथ ही साथ भारत को एक ऐसा कंट्री बनाए जहाँ पर भारत की हर कम्युनिटीज़ एक साथ मिल करके रह पा रही है और हर किसी को फंडामेंटल राइट्स मिले। तो ये चीज़ें भी थी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए चैलेंज था क्योंकि आसान नहीं होता है कि अपने आसपास आप वायलेंस देख रहे हो और फिर आप एक हॉल में बैठ करके आप फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स कर रहे हो, आसान नहीं होता है। लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने ये चीज़ भी करके दिखाई और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसी कंडीशन में जो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। राइट, समझ रहे हो? तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो मैं शेयर करना चाहती थी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, किस हालातों में अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है। राइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।